दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत आपकी में। जीवन सुंदर है और जीवन की इस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। और आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश लेकर आता है कार्यक्रम सेहत आपकी। और सेहत आपकी कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो ये है। जी हाँ, आज का विषय है डायबिटिक किडनी रोग। और डायबिटिक किडनी रोग पर यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई शंका है मन में, तो आप सवालों का और साथ में आपके सवालों के साथ साथ आपके प्रत्युत्तर को देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर अनुपमा कौल, जो कि प्रोफेसर SGPGI हैं गुर्दा रोग विभाग में। डॉक्टर अनुपमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में अमित कुमार जी हैं। डॉक्टर अमित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं लखनऊ के। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट करें। हमारे फ़ोन नंबर है 0522401598 और 052222055756। और जब तक आपकी कॉल हम तक पहुंच रही है तब तक हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और बातचीत में सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुपमा कौल आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो डायबिटीज़ है ये किस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़? देखिए, डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर जो है शरीर में बहुत अधिक हो जाता है। नॉर्मली पैनक्रियाज एक ग्रंथि है हमारे शरीर में जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, जिसके कारण से जो हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर होता है उसको नियंत्रण में रखता है। और जो बहुत अधिक शुगर हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है उसको लिवर और हमारे मसल्स में स्टोर करने में मदद करता है। परंतु जिस मरीज में ये इंसुलिन की या तो उसका अमाउंट कम हो जाता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में, या शरीर में ही इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अर्थात हमारे शरीर में इंसुलिन तो है परंतु उसका काम वो नहीं कर पाता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाती है, इसलिए उसको डायबिटीज़ हो जाती है। वो टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। मतलब इंसुलिन नामक हार्मोन जब बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो ग्लूकोज का जो चैनलाइजेशन होता है वो प्रभावित हो पाता है। डॉक्टर अमित, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि भारतवर्ष हमारा कुछ जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं हमारे भारत में, और कुछ और विशेषताएं हैं जिनकी वजह से भारतीय कुछ बीमारियों के लिए ज़्यादा प्रोन है। उनमें डायबिटीज़ नंबर 1 पर आता है और कहा जाता है कि बहुत जल्द ऐसा समय आ जाएगा कि भारत 1 नंबर पर होगा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। क्यों, ऐसा क्या है भारत की जलवायु में? देखिए, पिछले लगभग 10 से 12 सालों में जो डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या है हमारे देश में वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर जो भी अध्ययन किए गए हैं उसमें लगभग 1.5 गुना के आसपास का इजाफा हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। अच्छा। जैसे कि ख़ास तौर से जो लाइफ स्टाइल आजकल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मांगा गया है कि मोटापा, जो लगातार ओबेसिटी है, मोटापा लोगों में बढ़ रहा है। इसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग है और खान पान में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग और होते हैं जैसे कि अगर पहले से ही फैमिली हिस्ट्री लगातार है किसी के अंदर कि घर में माता को, पिता को या किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में डायबिटीज़ होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं उनकी वजह से पिछले लगभग 8-10 सालों में लगातार डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि अब भारत लगभग डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है। क्या वातावरण का जो पोल्यूशन होता है, AQI होता है, या जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल आपने बताया, बिल्कुल, क्या हवा की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित करती है क्या? उसके लिए तो नहीं, बट हाँ स्पेशली ख़ास तौर से जो अदर रिस्क फैक्टर लाइक जो फूड है, खाने जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और
नमक वगैरह है ये ज़्यादा लेना, इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है सीडेंटी है, बहुत ही सीडेंटी है, लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहे मतलब हैं। बैठे उसकी बैठे वजह से जो सारा दिन गुजार देने की जो हमारी आदत है वो कहीं ना कहीं भारत को डायबिटीज़ की तरफ ढकेल रही है। ये सारी चीज़ें एक तरह से, जैसे मैम ने बताया कि इंसुलिन जो इम्पोर्टेंट होता है शुगर के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जैसे मोटापा है या फिर डाइट है चेंजेस है, एसिडेंटी लाइफ स्टाइल, इनकी वजह से। डॉक्टर अनुपमा, अब आते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ पे। डायबिटीज़ एक अम्ब्रेला है, उसके अंतर्गत जितनी भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ रहे हैं, और किडनी भी उसमें से एक है जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो। क्या है डायबिटिक किडनी डिजीज़, कैसे ऑनसेट होता है इसका? देखिए, डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली एक साइलेंट किलर की तरह है। वो किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। आपका मस्तिष्क है, आपकी हार्ट है, आपकी नसें हैं और किडनी एक वैल्यूएबल ऑर्गन है। ये देखा गया है जिन लोगों को डायबिटीज़ है 3 में से 1 को डायबिटिक किडनी डिजीज़ होने के रिस्क रहता है। अच्छा। और ये देखा गया है जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनमें लगभग 10 से 30 साल की अगर उनकी अवधि हो जाती है तो उसको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और डायबिटिक किडनी डिजीज़ का रिस्क 30 से 40% होता है। परंतु अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की स्थिति में देखें, ये देखा जाता है 40% में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डायबिटिक किडनी डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। अच्छा। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि डायबिटीज़ कब जानकारी हुई इंसान को, पता तो नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ में कब से डायबिटीज़ की स्थिति चल रही है किसी को पता नहीं होता है। तो ये देखा जाता है लगभग 40% लोगों में एट द स्टार्ट ऑफ डायबिटीज़ जब वो चेक करते हैं तभी उनको कुछ अंश डायबिटिक किडनी डिजीज़ के नज़र आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इन लक्षणों पर नज़र रखना। और फिलहाल हम रुकेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। यह आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी, और सेहत आपके कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ पर। और डायबिटिक किडनी डिजीज़ पर जो अगला सवाल है डॉक्टर अमित, मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो किडनी प्रभावित होती है ब्लड शुगर के असामान्य होने पर, सबसे पहले क्या क्या संकेत देती है हमारी किडनी कि हमारी किडनी प्रभावित हो रही है? देखिए, किडनी जब भी डायबिटीज़ या किसी भी बीमारी से किडनी में जो भी समस्याएं आती हैं, किडनी के अपने काम करने की क्षमता होती है। किडनी के काम करने की क्षमता पर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना असर आ रहा है, उसके आधार पर ही ये सिम्टम्स हमें आते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों में जिनमें भी अगर आज किसी को डायबिटीज़ के बारे में पता चला है तो लगभग 4 या 5 साल बाद किडनी के अंदर जो भी हैं चेंजेस वो स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। कई बार ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि किडनी के अंदर चल रहे होते हैं बट हमें सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अच्छा। तो इवन डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब होने में कई बार जब भी सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमें पता चलता है, तो हो सकता है उस टाइम तक ऑलमोस्ट लगभग 70% तक किडनी पे असर आ चुका हो। अच्छा। तो शुरुआती समय पे जब किडनी पे असर आता है तो जो नॉर्मल सिम्टम जैसे बोलते हैं कि हाथ पैरों में सूजन हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकता है, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लगना। इसके अलावा जैसे जैसे किडनी पे डायबिटीज़ का असर पड़ता जाता है, किडनी और ज़्यादा ख़राब होता जाता है, किडनी काम करने की क्षमता और कम होती है, बाकी लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, या इसके अलावा रात के टाइम पे या दिन के टाइम में पेशाब बार बार जाना, पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हो जाना। अच्छा। इसके अलावा और ज़्यादा अगर रहेगा तो सूजन और ज़्यादा बढ़ेगी, भूख कम लगेगी, और जब किडनी के काम करने की क्षमता ऑलमोस्ट लगभग 20% के आसपास ही रह जाती है, अच्छा, तो उस समय पर अगर हम जांचों में देखें जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि किडनी ख़राब हो रही है, खासतौर से इसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्रिएटिनिन, यूरिया की जांच करते हैं। इसके अलावा हम पेशाब के द्वारा जो जांच करके देख सकते हैं कि उसमें कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा है और कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो अगर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और किडनी काम करने की क्षमता लगभग 20% या 15% से और भी कम हो जाती है, तो समस्याएं और ज़्यादा होती हैं। फिर पेशाब कम बनना, इसके अलावा उल्टियाँ होना, उबकाई होना,
सुबह सुबह जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करना, उल्टियाँ होना, ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली है शरीर की हमारी, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित सी हो जाती है जब बिल्कुल। किडनी संबंधी समस्याएं होती हैं। डॉक्टर अनुपमा, कुछ कहना हाँ, चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो किडनी की समस्याएं हैं ना, किडनी लगभग 80% जब तक खराब नहीं होते तब तक के सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। मतलब देखिए, साइलेंट साइलेंट डिजीज़ है। डिजीज है तो ये। इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इससे बोलूँगी कि शरीर जो है ना, वो हम लोगों को विधाता ने बना के दिया है, और विधाता हमें कुछ कुछ संकेत हमेशा देते रहते हैं। जैसे डॉक्टर अमित ने बताया, अचानक सूजन आ जाना, भूख न लगना, थकावट रहना, रात में ज़्यादा पेशाब करने की इच्छा करना, और ये ध्यान रखना कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ये भी एक संकेत है कि हो सकता है उसको किडनी की बीमारी ना हो। तो इन बातों पर तवज्जो देने की आवश्यकता है। मतलब कुछ भी अगर आपका शरीर असामान्य संकेत दे रहा जी है जी जी। तो उस संकेत को बिल्कुल भी अनदेखा करना करना। ठीक नहीं है शरीर के लिए। जी, जी। डॉक्टर अनुपमा, अगली बात जो मैं पूछूंगा आपसे वो ये है कि किडनी डिजीज जो डायबिटीज़ की वजह से होती है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करें, क्या निदान है? देखिए, जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, वो किडनी डिजीज़ मानी जाती है जो डायबिटीज़ के कारण होती है। अच्छा। और एक टर्मिनोलॉजी होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो प्योरली प्रोटीन्यूरिक डिजीज़ जो होती है वो डायबिटिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक नेफ्रोपैथिक मानी जाती है। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो हमारे जो, अगर हम किडनी के ग्लोमेरुलस को देखें, उसमें एक तो ग्लोमेरुलस है, एक ट्यूब्यूल्स है और इंटरस्टिशियम है। बीमारी किसी भी पार्ट का असर कर सकती है। तो जो भी किडनी की दिक्कत है जिनमें डायबिटीज़ के कारण से असर आता है, उनको हम डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ की अम्ब्रेला में इंक्लूड करते हैं। अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन पेशेंट्स में आपको प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, आपका क्रेटिन बढ़ने लगता है, आपके भूख ना लगना, कमजोरी आने लगती है। कुछ बीमारियां आजकल ये देखा जा रहा है, लगभग 1/3 से 1/2 ऑफ द पेशेंट्स में ये देखा गया कि उनमें प्रोटीन आ भी नहीं रहा है, परंतु किडनी खराब हो जा रही है। ये जो एक संकेत ऐसा है कि डायबिटीज़ के साथ साथ खाली ये प्रोटीन को असर नहीं कर रहा, किडनी के ओवरऑल GFR काम करने की शक्ति को कमज़ोर करते जा रहा है। अच्छा। इन लोगों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इनमें पकड़ने का तरीका ये है कि इनमें ब्लड प्रेशर अचानक शूट अप होने लगता है, और यही एक टेल साइंस होते हैं कि हाँ, इसमें अंडरलाइंग डायबिटीज़ की वजह से किडनी के असर तो नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह का इंप्रेशन आता है जी, कि जी, डायबिटिक किडनी जी। डिजीज होने की संभावना है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम सुलक्षणा देवी है, 45 साल है और दिल्ली से बोल रही हूँ। बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये 45 साल की उम्र में शुगर लेवल फास्टिंग और खाने के बाद कितना हो? डॉक्टर अमित, शुगर लेवल क्या होना चाहिए खाली पेट और खाने के बाद, अगर 45 साल एज है? बहुत स्पेसिफिक सवाल किया है। देखिए, जो टारगेट शुगर लेवल है खाली पेट जो रहता है वो 80 से 130 के बीच में रहना चाहिए। अच्छा। और खाना खाने के बाद 160 से कम रहना चाहिए। और जो एक HbA1c जांच होती है, जो हमें एवरेज बताता है पिछले 2 से 3 महीने का कि हमारा ब्लड शुगर कितना कंट्रोल है, वो 6.5 के आसपास रहना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। अच्छा जी। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो विमेन होती हैं, औरतें होती हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज का टॉलरेंस, मतलब एक बार हम खाना खा लें, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्लो होता है। तो इनका नॉर्मली फीमेल्स में फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं, PP ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट होता है, और मेल्स में फास्टिंग ब्लड शुगर इज इंपॉर्टेंट। दैट टेल्स कि उनको डायबिटीज होने का रिस्क है कि नहीं। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपका HbA1c जो है वो नॉर्मली जो है प्री डायबिटिक स्टेट में 5.7 से 6.54 कहते हैं। तो जो भी जिनका भी HbA1c लेस देन 5.7 माना जाएगा, उसको हम डायबिटीज नहीं कहेंगे या प्री डायबिटिक नहीं कहेंगे। और आपका जो फास्टिंग लेवल लेस देन 100 होना चाहिए, और जो आपका रैंडम ब्लड शुगर है वो अगर डायबिटीज नहीं है तो लेस देन 200 मिलीग्राम, मतलब 140 से 200 जो मानते हैं एक रेंज है जो प्री डायबिटिक कहलाती है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे इस रेंज पर और भी, और साथ में इस रेंज के ज़्यादा होने के रिपरकशंस पर भी, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो।
मच्छरदानी दोस्त लगा कर हर रात सोना। कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। जी हाँ, आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी, और सेहत आपकी कार्यक्रम में आज हम मधुमेह की बात कर रहे हैं, और मधुमेह का जो किडनी पर प्रभाव होता है उस पर बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अमित, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरा का पूरा शरीर किस तरह से प्रभावित होता है इस मधुमेह की बीमारी से? देखिए, जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली नसों की बीमारी है। अच्छा। हमारे शरीर में जो छोटी और बड़ी नसें होती हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं, उनको अफेक्ट करता है ये। तो शरीर के विभिन्न अंग, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस और सबसे ज़्यादा जल्दी पता चलता है, जैसे कि हमारे आँखों में जो छोटी छोटी नसें होती हैं, रेटिना पर जो नसें होती हैं उन पे असर आता है। क्या धुंधला दिखाई देने लगता है? जी हाँ। अच्छा। कई बार धुंधला भी दिखाई देने लगता है। कई बार शाम के समय में, खास तौर से जब आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, तो सामने से लाइट पड़ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। अच्छा। इसके अलावा जो इस तरह के जितने भी डायबिटीज़ होते हैं उनमें कई बार हाइपरटेंशन या अनकंट्रोल बीपी की भी समस्या रहती है, तो उसकी वजह से भी कई बार समस्या आती है। अच्छा। इसके अलावा जो हाथ पैर की नसें होती हैं जो कि हमारी बाकी नसों को सप्लाई करती हैं, उनमें अगर समस्याएं आती हैं तो उसकी वजह से हाथ पैर में झंझनाहट होना या सुन्नपन होना ये हो सकता है। अच्छा। इसी तरह से किडनी में भी जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनको भी डायबिटीज़ इफेक्ट करता है। इसी वजह से जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो प्रणाली है जिसके द्वारा वो खून को छानता है, यूरिन को बनाता है और बाकी वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, तो उन पर असर आता है। अच्छा। और इसके अलावा जब बीमारी और बढ़ती है तो जो बड़ी नसें हैं या बाकी नसों को भी असर करता है, जैसे कि हमारे मैम ने ऑलरेडी बताया जी कि ब्रेन में हो सकता है, तो स्ट्रोक की संभावना बिल्कुल, रहती है। मतलब जितने भी अंग हैं वो प्रभावित बिल्कुल, होने बिल्कुल। की संभावना रहती है अगर जो डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर है वो कंट्रोल ना हो। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम जितेंद्र है। जी मैं दिल्ली में 25 साल है। हाँ दिल्ली में 25 साल है। जी जी अच्छा। ये डॉक्टर अनुपम बता रहे हैं कि जितेंद्र जी की इनका शुगर तो नॉर्मल है और उम्र 50 साल है, लेकिन इनके पैरों में सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है। क्या किडनी संबंधी समस्या इनको है क्या, ऐसा कुछ? देखिए, सूजन कई कारणों से आ सकती है। खाली किडनी की बीमारी की वजह से नहीं, लिवर की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारियां होती है, कभी कभी कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में एम्लोडिपिन लेते हैं, उस पर सूजन आ सकती है। परंतु ये कंफर्म कैसे हो कि ये किडनी अफेक्ट हो रही है कि नहीं? तो सिंपल सा टेस्ट है, पेशाब में आप प्रोटीन की जाँच करा के देखिए। यदि प्रोटीन आ रहा होगा तो ये आपको अंदेशा बताएगा कि हाँ, आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब एक टेस्ट, नॉर्मल सा टेस्ट इनको कराने की आवश्यकता है। पेशाब में प्रोटीन की जांच करा के देखिए, यदि उसमें प्रोटीन है तो ये अंदेशा हो सकता है कि आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर अनुपमा, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है और माँ के गर्भ में ही उसे ये बहुत सारी बीमारियों का खतरा होने लगता है। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें गर्भावस्था के दौरान माँ को डायबिटीज़ होती है। क्या इस तरह की जो पेरेंटल जो हेरिडेटरी समस्याएं हैं वो डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी को, डायबिटीज़ की जो होने की संभावना है वो बढ़ा देती हैं बच्चे में? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँ कि जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनको आगे चल के डायबिटीज़, खुद को डायबिटीज़ होने का रिस्क 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और अगर हम बच्चों को देखें तो ये डाटा कहते हैं कि जिन बच्चों को माँ की गर्भावस्था में इस हाई शुगर की स्थिति से वो ग्रसित रहते हैं तो उनको 8 गुना ज़्यादा रिस्क डायबिटीज़ का हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये बताना कि परिवार में जो ये फेमिलियल डिजीज़ है इसका क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए, अगर फादर को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का रिस्क 30% है, पर अगर माँ को डायबिटीज़ है तो उसका रिस्क 50% तक जाता है, और यदि दोनों माता पिता को डायबिटीज़ हैं तो बच्चों को वो रिस्क 70% हो जाता है। तो ये जनरेशन को ये समझना चाहिए, क्योंकि डायबिटी कैपिटल कहा जाता है इंडिया को, तो इस बात पे खास ध्यान रखना है कि अपने अनुशासित रहें और अपना व्यायाम करते रहें और अपने खाना और भोजन को ध्यान रखें। मतलब हेरिडिटरी जो हमारे जेनेटिक चीज़ें हैं
माता और पिता के जीन्स वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते ही करते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसे इस तरह की हिस्ट्री है उसे कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर अमित, ये जो ब्लड शुगर है ये प्रबंधित कैसे किया जाए हमारे शरीर में? देखिए, डायबिटीज़ जैसे पहले बताया कि डायबिटीज़ की 3 कंडीशन है, या तो डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। तो शुरुआती फेज़ में शुरू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि इसको रोका कैसे जाए कि डायबिटीज़ हो रही है नहीं हो रही है, प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर एक बार शुगर हो रही है तो उसके बाद हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, शुगर लेवल अपना चेक कराना है, HbA1c चेक कराना है, और साथ में मेडिसिन पर कंट्रोल करके रखना है। प्रिवेंशन में जो अमूमन 3 चीज़ें आती हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला तो डाइट, कि डाइट किस तरह से होनी चाहिए। जो हमारी डाइट है खासतौर से उसमें नमक का इस्तेमाल कम से कम रहे। इसके अलावा हरी सब्जियां और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नमक कैसे? चीनी रोका जाता है? नमक नहीं, नमक की वजह से भी किडनी पर और अच्छा, नमक कम किडनी, अच्छा, बिल्कुल। इसके अलावा एक्सरसाइज, व्यायाम, एटलीस्ट हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। बाकी जो एडल्ट हैं, वयस्क लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध पुरुष हैं, उनका अपना जितना कैपेसिटी उस हिसाब से योगा या व्यायाम कर सकते हैं। ये तो रही प्रिवेंशन और रोकथाम की बातें। लेकिन अगर एक बार डायबिटीज़ किसी को हो गया है तो उसके लिए फिर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट, दवाइयाँ या जिस तरह से भी डायबिटीज़ है जितना भी कंट्रोल है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है तो उसको स्टार्ट करना चाहिए। और अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताइए और अपनी समस्या रखिए। मध्यप्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए शिव कुमार जी। शिव कुमार जी बताइए क्या समस्या है? मेरी उम्र है 70 वर्ष। हाँ, मुझे 23 वर्ष से डायबिटीज है। अच्छा। और मेरा 3 महीने का शुगर लेवल 9 के ऊपर रहता है। 9 के ऊपर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि किडनी फेल होती है, क्या दोनों किडनी एक साथ फेल हो जाती है, और इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? जी शिव कुमार जी। डॉक्टर अनुपमा बताइए। शिव कुमार जी, देखिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुगर लेवल आपका कंट्रोल में नहीं है। आपका HbA1c 9 है, ये बहुत अधिक है। इसका अपना शुगर को नियंत्रण रखना चाहिए। व्यायाम से कर सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रखना है, जो आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उसको और ऑप्टिमाइज करना है और ठीक तरह से लेना है। एक बात समझने वाली है कि गुर्दे की बीमारी कभी एक गुर्दे को इफेक्ट नहीं करती। यदि एक गुर्दा इफेक्ट हो रहा है तो ये मान के चलिए गुर्दे की लक्षण दिखते नहीं हैं, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही गुर्दा होता है। तो एक गुर्दा होने से गुर्दे की बीमारी नहीं होती है। गुर्दे में दोनों गुर्दों को असर होने पर तभी गुर्दे की बीमारी नजर आती है, होती है। और डायबिटीज जो है स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। अगर हम शुरू के लेवल पे अपना शुगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में हमें नजर आएगा। अभी आप आगे चल के अपना शुगर कंट्रोल भी कर लें, परंतु एक समय पे जब शुरू के टाइम पे शुगर कंट्रोल नहीं रही होगी उसका इफेक्ट, जिसे लेगेसी इफेक्ट कहते हैं, उसका इफेक्ट किडनी पे अफेक्ट पड़ सकता है। जी, तो मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो हिस्ट्री होती है वो डायबिटीज़ के रोग में महत्व रखती है। जब से ऑनसेट हुआ है, यानी जब से शुरू हुई है डायबिटीज़ की बीमारी, तब से लेके आज तक वो किडनी में अपना रिकॉर्ड रखती है। जी हाँ, अब हेल्थ टिप की तरफ आपको ले चलते हैं। जी हाँ, और हेल्थ टिप में डॉक्टर अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी किडनी को जो व्यक्ति स्वस्थ रखना चाहता है वो क्या करे, कैसे अपनी किडनी स्वस्थ रखे? देखिए, खासतौर से अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ और उससे संबंधित गुर्दा रोग के लिए, तो किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वाकई में आपको डायबिटीज़ है, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है, तो शुगर को कंट्रोल करके रखना है जितना भी हो सके। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको दवाइयाँ रेगुलर लेनी है, दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ करना है, HbA1c लेवल को नॉर्मल लिमिट में रखना है और रेगुलर फॉलोअप करना है, शुगर की जाँच करके और साथ में HbA1c लेवल का जाँच करके। जी, इसके अलावा जो आपका डाइट है उसको चेंज करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। और ख़ास तौर से अगर आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बोला टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, अगर कोई एडल्ट है, वयस्क है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ पता चल रहा है
तो उसी टाइम पर उसको अपने बाकी सिम्टम्स के लिए जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी है, उसके लिए आपको स्क्रीन करना है और टेस्ट करवाना है। अच्छा। किडनी से संबंधित जांचें जैसे क्रेटिनिन, यूरिया और यूरिन का जांच करें। अगर उसमें चीज़ें सारी नॉर्मल रह रही हैं तो उसके बाद भी दवाइयाँ कंटिन्यू रखें और 6 महीने 1 साल के अंतराल पर उन जांचों को रिपीट कराते रहें, जिससे कि किडनी से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके बारे में समय पर पता चल सके। कुछ लोग दवाइयों के बड़े आदी हो जाते हैं, कुछ भी हुआ, हल्का सिर दर्द हुआ या थोड़ा भी कुछ दिखा तो तुरंत दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। इतना फ्रीक्वेंटली दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन की, बिना किसी सलाह के, एक दवाई का डिब्बा होता है घर में सबके, तो वो दवाई का डिब्बा इतना मतलब लोग उसके आदी हो जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से के बजाय वो उस दवाई के डिब्बे पे ही आश्रित हो जाते हैं। कितना खतरनाक है ये किडनी के लिए? नहीं, वाकई में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ख़ास तौर से जैसे पेन किलर्स होते हैं या और दवाइयाँ हैं जो कि किडनी को असर करते हैं, जिनकी वजह से किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर उन दवाइयों का सेवन किया जाता है तो उससे किडनी पर असर पड़ता है। और ख़ास तौर से अगर किसी को डायबिटीज़ है या पहले से कुछ किडनी में चेंजेस हैं और वो जाने अनजाने में जिनको पता नहीं है फिर भी इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उससे किडनी तेज़ी से ख़राब होने की संभावना रहती है। मतलब ये है कि वो दवाई का डिब्बा जो इमरजेंसी के लिए है, उसे अगर आप अपनी जीवन शैली में लगातार शामिल कर लेते हैं और डॉक्टर की सलाह लेने से परहेज करते हैं तो वो आपकी किडनी को प्रभावित कर सकता है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए आप इन माध्यमों से हम तक पहुंच सकते हैं। तो डॉक्टर अनुपमा और साथ में डॉक्टर अमित, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने इतनी तफसील से इतनी सारी जानकारियां दी, हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों को जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा सेहत आपके कार्यक्रम। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत आपकी में। जीवन सुंदर है और जीवन की इस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। और आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश लेकर आता है कार्यक्रम सेहत आपकी। और सेहत आपकी कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो ये है। जी हाँ, आज का विषय है डायबिटिक किडनी रोग। और डायबिटिक किडनी रोग पर यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई शंका है मन में, तो आप का सवालों का और साथ में आपके सवालों के साथ साथ आपके प्रत्युत्तर को देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर अनुपमा कौल, जो कि प्रोफेसर SGPGI हैं गुर्दा रोग विभाग में। डॉक्टर अनुपमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में अमित कुमार जी हैं, डॉक्टर अमित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं लखनऊ के। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट करें। हमारे फ़ोन नंबर है 0522401598 और 052222055756।
और जब तक आपकी कॉल हम तक पहुंच रही है तब तक हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और बातचीत में सबसे पहले मैं डॉक्टर अनुपमा कौल आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो डायबिटीज़ है ये क्या किस मेडिकल कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज़? देखिए, डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर जो है शरीर में बहुत अधिक हो जाता है। नॉर्मली पैनक्रियाज एक ग्रंथि है हमारे शरीर में जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, जिसके कारण से जो हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर होता है उसको नियंत्रण में रखता है। और जो बहुत अधिक शुगर हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है उसको लिवर और हमारे मसल्स में स्टोर करने में मदद करता है। परंतु जिस मरीज में ये इंसुलिन की या तो उसका अमाउंट कम हो जाता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में, या शरीर में ही इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अर्थात हमारे शरीर में इंसुलिन तो है परंतु उसका काम वो नहीं कर पाता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाती है, इसलिए उसको डायबिटीज़ हो जाती है। वो टाइप 2 डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। मतलब इंसुलिन नामक हार्मोन जब बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो ग्लूकोज का जो चैनलाइजेशन होता है वो प्रभावित हो पाता है। डॉक्टर अमित, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि भारतवर्ष हमारा कुछ जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं हमारे भारत में और कुछ और विशेषताएं हैं जिनकी वजह से भारतीय कुछ बीमारियों के लिए ज़्यादा प्रोन है। उनमें डायबिटीज़ नंबर 1 पर आता है और कहा जाता है कि बहुत जल्द ऐसा समय आ जाएगा कि भारत 1 नंबर पर होगा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। क्यों, ऐसा क्या है भारत की जलवायु में? देखिए, पिछले लगभग 10 से 12 सालों में जो डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या है हमारे देश में वो लगातार बढ़ती जा रही है और अगर जो भी अध्ययन किए गए हैं उसमें लगभग 1.5 गुना के आसपास का इजाफा हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। अच्छा। जैसे कि ख़ास तौर से जो लाइफ स्टाइल आजकल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर मांगा गया है कि मोटापा, जो लगातार ओबेसिटी है, मोटापा लोगों में बढ़ रहा है। इसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग है और खान पान में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग और होते हैं जैसे कि अगर पहले से ही फैमिली हिस्ट्री लगातार है किसी के अंदर कि घर में माता को, पिता को या किसी को डायबिटीज़ की समस्या है तो उसकी वजह से भी बच्चों में डायबिटीज़ होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं उनकी वजह से पिछले लगभग 8-10 सालों में लगातार डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि अब भारत लगभग डायबिटीज़ कैपिटल के रूप में जाना जा रहा है। क्या वातावरण का जो पोल्यूशन होता है, AQI होता है, या जो दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल आपने बताया, बिल्कुल, क्या हवा की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित करती है क्या? उसके लिए तो नहीं, बट हाँ स्पेशली ख़ास तौर से जो अदर रिस्क फैक्टर लाइक जो फूड है, खाने जो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और नमक वगैरह है ये ज़्यादा लेना। इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है सीडेंटरी है, बहुत ही सीडेंटरी है, लोग वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मतलब बैठे बैठे जो सारा दिन गुजार देने की जो हमारी आदत है वो कहीं ना कहीं भारत को डायबिटीज़ की तरफ ढकेल रही है। ये सारी चीज़ें एक तरह से, जैसे मैम ने बताया कि इंसुलिन जो इम्पोर्टेंट होता है शुगर के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जैसे मोटापा है या फिर डाइट है चेंजेस है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, इनकी वजह से। डॉक्टर अनुपमा, अब आते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ पे। डायबिटीज़ एक अम्ब्रेला है, उसके अंतर्गत जितनी भी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ रहे हैं और किडनी भी उसमें से एक है जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती है अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो। क्या है डायबिटिक किडनी डिजीज़, कैसे ऑनसेट होता है इसका? देखिए, डायबिटीज़ अनफॉर्चुनेटली एक साइलेंट किलर की तरह है। वो किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है। आपका मस्तिष्क है, आपकी हार्ट है, आपकी नसें हैं और किडनी एक वैल्यूएबल ऑर्गन है। ये देखा गया है जिन लोगों को डायबिटीज़ है 3 में से 1 को डायबिटिक किडनी डिजीज़ होने की रिस्क रहता है। अच्छा। और ये देखा गया है जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनमें लगभग 10 से 30 साल की अगर उनकी अवधि हो जाती है तो उसको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ और डायबिटिक किडनी डिजीज़ का रिस्क 30 से 40% होता है। परंतु अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की स्थिति में देखें, ये देखा जाता है 40% में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डायबिटिक किडनी डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। अच्छा। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि डायबिटीज़ कब जानकारी हुई इंसान को, पता तो नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ में कब से डायबिटीज़ की स्थिति चल रही है किसी को पता नहीं होता है। तो ये देखा जाता है लगभग 40% लोगों में एट द स्टार्ट ऑफ डायबिटीज़ जब वो चेक करते हैं तभी उनको कुछ अंश डायबिटिक किडनी डिजीज़ के नज़र आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इन लक्षणों पर नज़र रखना और फ़िलहाल हम रुकेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक के लिए।
का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। यह आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी, और सेहत आपके कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ पर। और डायबिटिक किडनी डिजीज़ पर जो अगला सवाल है डॉक्टर अमित, मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो किडनी प्रभावित होती है ब्लड शुगर के असामान्य होने पर, सबसे पहले क्या क्या संकेत देती है हमारी किडनी कि हम हमारी किडनी प्रभावित हो रही है? देखिए, किडनी जब भी डायबिटीज़ या किसी भी बीमारी से किडनी में जो भी समस्याएं आती हैं, किडनी के अपने काम करने की क्षमता होती है। किडनी के काम करने की क्षमता पर कितना प्रभाव पड़ा है, कितना असर आ रहा है, उसके आधार पर ही ये सिम्टम्स हमें आते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों में जिनमें भी अगर आज किसी को डायबिटीज़ के बारे में पता चला है तो लगभग 4 या 5 साल बाद किडनी के अंदर जो भी हैं चेंजेस वो स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। कई बार ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि किडनी के अंदर चल रहे होते हैं बट हमें सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अच्छा। तो इवन डायबिटीज़ के वजह से किडनी ख़राब होने में कई बार जब भी सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब हमें पता चलता है, तो हो सकता है उस टाइम तक ऑलमोस्ट लगभग 70% तक किडनी पे असर आ चुका हो। अच्छा। तो शुरुआती समय पे जब किडनी पे असर आता है तो जो नॉर्मल सिम्टम जैसे बोलते हैं कि हाथ पैरों में सूजन हो सकता है, चेहरे पर सूजन आ सकता है, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लगना। इसके अलावा जैसे जैसे किडनी पे डायबिटीज़ का असर पड़ता जाता है, किडनी और ज़्यादा ख़राब होता जाता है, किडनी काम करने की क्षमता और कम होती है, बाकी लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, या इसके अलावा रात के टाइम पे या दिन के टाइम में पेशाब बार बार जाना, पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हो जाना। अच्छा। इसके अलावा और ज़्यादा अगर रहेगा तो सूजन और ज़्यादा बढ़ेगी, भूख कम लगेगी, और जब किडनी के काम करने की क्षमता ऑलमोस्ट लगभग 20% के आसपास ही रह जाती है, अच्छा, तो उस समय पर अगर हम जांचों में देखें जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि किडनी ख़राब हो रही है, खासतौर से इसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग क्रिएटिनिन, यूरिया की जांच करते हैं। इसके अलावा हम पेशाब के द्वारा जो जांच करके देख सकते हैं कि उसमें कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा है और कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो अगर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और किडनी काम करने की क्षमता लगभग 20% या 15% से और भी कम हो जाती है, तो समस्याएं और ज़्यादा होती हैं। फिर पेशाब कम बनना, इसके अलावा उल्टियाँ होना, उबकाई होना, सुबह सुबह जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करना, उल्टियाँ होना, ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली है शरीर की हमारी, वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित सी हो जाती है जब किडनी संबंधी समस्याएं होती हैं। डॉक्टर अनुपमा, कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो किडनी की समस्याएं हैं ना, किडनी लगभग 80% जब तक खराब नहीं होते तब तक सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। मतलब साइलेंट डिजीज़ है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इससे बोलूँगी कि शरीर जो है ना, वो हम लोगों को विधाता ने बना के दिया है, और विधाता हमें कुछ कुछ संकेत हमेशा देते रहते हैं। जैसे डॉक्टर अमित ने बताया, अचानक सूजन आ जाना, भूख न लगना, थकावट रहना, रात में ज़्यादा पेशाब करने की इच्छा करना, और ये ध्यान रखना कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ये भी एक संकेत है कि हो सकता है उसको किडनी की बीमारी ना हो। तो इन बातों पर तवज्जो देने की आवश्यकता है। मतलब कुछ भी अगर आपका शरीर असामान्य संकेत दे रहा जी है, जी जी, तो उस संकेत को बिल्कुल भी अनदेखा करना ठीक नहीं है शरीर के लिए। डॉक्टर अनुपमा, अगली बात जो मैं पूछूंगा आपसे वो ये है कि किडनी डिजीज़ जो डायबिटीज़ की वजह से होती है, उसकी डायग्नोसिस कैसे करें, क्या निदान है? देखिए, जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है वो किडनी डिजीज़ मानी जाती है जो डायबिटीज़ के कारण होती है। अच्छा। और एक टर्मिनोलॉजी होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो प्योरली प्रोटीन्यूरिक डिजीज़ जो होती है वो डायबिटिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मानी जाती है। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो हमारे जो, अगर हम किडनी के ग्लोमेरुलस को देखें, उसमें एक तो ग्लोमेरुलस है, एक ट्यूब्यूल्स है और इंटरस्टिशियम है। बीमारी किसी भी पार्ट का असर कर सकती है। तो जो भी किडनी की दिक्कत है जिनमें डायबिटीज़ के कारण से असर आता है, उनको हम डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के अम्ब्रेला में इंक्लूड करते हैं। अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इन पेशेंट्स में आपको प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, आपके भूख ना लगना, कमजोरी आने लगती है। कुछ बीमारियां आजकल ये देखा जा रहा है लगभग
1/3 से 1/2 ऑफ द पेशेंट्स में ये देखा गया कि उनमें प्रोटीन आ भी नहीं रहा है, परंतु किडनी खराब हो जा रही है। ये जो एक संकेत ऐसा है कि डायबिटीज के साथ साथ खाली ये प्रोटीन को असर नहीं कर रहा, किडनी के ओवरऑल जीएफआर काम करने की शक्ति को कमजोर करते जा रहा है। अच्छा। इन लोगों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। इनमें पकड़ने का तरीका ये है कि इनमें ब्लड प्रेशर अचानक शूट अप होने लगता है, और यही एक टेल साइंस होते हैं कि हाँ, इसमें अंडरलाइंग डायबिटीज की वजह से किडनी के असर तो नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह का इंप्रेशन आता जी, है जी, कि जी, डायबिटिक किडनी जी। डिजीज होने की संभावना है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने फोन लाइन पर। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम सुलक्षणा देवी है, 45 साल है और दिल्ली से बोल रही हूँ। बताइए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये 45 साल की उम्र में शुगर लेवल फास्टिंग और खाने के बाद कितना होगा? डॉक्टर अमित, शुगर लेवल क्या होना चाहिए खाली पेट और खाने के बाद अगर 45 साल एज है? बहुत स्पेसिफिक सवाल किया है। देखिए, जो टारगेट शुगर लेवल है खाली पेट जो रहता है वो 80 से 130 के बीच में रहना चाहिए। अच्छा। और खाना खाने के बाद 160 से कम रहना चाहिए। और जो एक HbA1c जांच होती है जो हमें एवरेज बताता है पिछले 2 से 3 महीने का कि हमारा ब्लड शुगर कितना कंट्रोल है, वो 6.5 के आसपास रहना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। अच्छा जी। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो विमेन होती हैं, औरतें होती हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज का टॉलरेंस, मतलब एक बार हम खाना खा लें उसका एब्जॉर्प्शन और उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्लो होता है। तो इनका नॉर्मली फीमेल्स में फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं, पीपी ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट होता है, और मेल्स में फास्टिंग ब्लड शुगर इज इंपॉर्टेंट। दैट टेल्स कि उनको डायबिटीज होने का रिस्क है कि नहीं। दूसरी बात, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपका HbA1c जो है वो नॉर्मली जो है प्री डायबिटिक स्टेट में 5.7 से 6.54 कहते हैं। तो जो भी जिनका भी HbA1c लेस देन 5.7 माना जाएगा उसको हम डायबिटीज नहीं कहेंगे या प्री डायबिटिक नहीं कहेंगे। और आपका जो फास्टिंग लेवल लेस देन 100 होना चाहिए, और जो आपका रैंडम ब्लड शुगर है वो अगर डायबिटीज नहीं है तो लेस देन 200 मिलीग्राम, मतलब 140 से 200 जो मानते हैं एक रेंज है वो जो प्री डायबिटिक कहलाती है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे इस रेंज पर और भी, और साथ ही में इस रेंज के ज़्यादा होने के रिपरकशंस पर भी, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगा कर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी जान। जी हाँ, आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी, और सेहत आपकी कार्यक्रम में आज हम मधुमेह की बात कर रहे हैं, और मधुमेह का जो किडनी पर प्रभाव होता है उस पर बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अमित, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरा का पूरा शरीर किस तरह से प्रभावित होता है इस मधुमेह की बीमारी से? देखिए, जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली नसों की बीमारी है। अच्छा। हमारे शरीर में जो छोटी और बड़ी नसें होती हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं उनको अफेक्ट करता है ये। तो शरीर के विभिन्न अंग, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस और सबसे ज़्यादा जल्दी पता चलता है, जैसे कि हमारे आँखों में जो छोटी छोटी नसें होती हैं, रेटिना पर जो नसें होती हैं उन पे असर आता है। क्या धुंधला दिखाई देने लगता है? जी हाँ। अच्छा। कई बार धुंधला भी दिखाई देने लगता है। कई बार शाम के समय में, खासतौर से जब आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, तो सामने से लाइट पड़ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। अच्छा। इसके अलावा जो इस तरह के जितने भी डायबिटीज़ होते हैं उनमें कई बार हाइपरटेंशन या अनकंट्रोल BP की भी समस्या रहती है, तो उसकी वजह से भी कई बार समस्या आती है। अच्छा। इसके अलावा जो हाथ पैर की नसें होती हैं जो कि हमारी बाकी नसों को सप्लाई करती हैं, उनमें अगर समस्याएं आती हैं तो उसकी वजह से हाथ पैर में झंझनाहट होना या सुन्नपन होना ये हो सकता है। अच्छा। इसी तरह से किडनी में भी जो छोटी छोटी नसें होती हैं उनको भी डायबिटीज़ इफेक्ट करता है। इसी वजह से जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो प्रणाली है जिसके द्वारा वो खून को छानता है, यूरिन को बनाता है और बाकी वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर करता है, BP को कंट्रोल करता है, तो उन पर असर आता है। अच्छा। और इसके अलावा जब बीमारी और बढ़ती है तो जो बड़ी नसें हैं या बाकी नसों को भी असर करता है, जैसे कि हमारे मैम ने ऑलरेडी बताया जी कि ब्रेन में हो सकता है, तो स्ट्रोक की संभावना रहती बिल्कुल, है। मतलब जितने भी अंग हैं वो प्रभावित बिल्कुल, होने की संभावना रहती है अगर जो डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर है वो कंट्रोल ना हो। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी
बताइए, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम जितेंद्र है, जी। मैं दिल्ली में 70 साल है। हाँ, दिल्ली में 70 साल है। जी जी। और अच्छा, ये डॉक्टर अनुपम बता रहे हैं कि जितेंद्र जी की इनका शुगर तो नॉर्मल है और उम्र 50 साल है, लेकिन इनके पैरों में सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है। क्या किडनी संबंधी समस्या इनको है क्या, ऐसा कुछ? देखिए, सूजन कई कारणों से आ सकती है। खाली किडनी की बीमारी की वजह से लिवर की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारियां होती है, कभी कभी कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में एम्लोडिपिन लेते हैं, उसमें सूजन आ सकती है। परंतु ये कंफर्म कैसे हो कि ये किडनी अफेक्ट हो रही है कि नहीं? तो सिंपल सा टेस्ट है, पेशाब में आप प्रोटीन की जाँच करा के देखिए। यदि प्रोटीन आ रहा होगा तो ये आपको अंदेशा बताएगा कि हाँ, आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब एक टेस्ट, नॉर्मल सा टेस्ट इनको कराने की आवश्यकता पेशाब है। में प्रोटीन की जांच करा के देखिए, यदि उसमें प्रोटीन है तो ये अंदेशा हो सकता है कि आपको किडनी की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर अनुपमा, हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है और माँ के गर्भ में ही उसे ये बहुत सारी बीमारियों का खतरा होने लगता है। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें गर्भावस्था के दौरान माँ को डायबिटीज़ होती है। क्या इस तरह की जो पेरेंटल, जो हेरिडेटरी समस्याएं हैं, वो डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी को, डायबिटीज़ की जो होने की संभावना है, वो बढ़ा देती हैं बच्चे में? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँ कि जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उनको आगे चल के डायबिटीज़, खुद को डायबिटीज़ होने का रिस्क 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और अगर हम बच्चों को देखें तो ये डाटा कहते हैं कि जिन बच्चों को माँ की गर्भावस्था में इस हाई शुगर की स्थिति से वो ग्रसित रहते हैं, तो उनको 8 गुना ज़्यादा रिस्क डायबिटीज़ का हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये बताना कि परिवार में जो ये फेमिलियल डिजीज़ है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है। देखिए, अगर फादर को डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का रिस्क 30% है, पर अगर माँ को डायबिटीज़ है तो उसका रिस्क 50% तक जाता है। और यदि दोनों माता पिता को डायबिटीज़ हैं तो बच्चों को वो रिस्क 70% हो जाता है। तो ये जनरेशन को ये समझना चाहिए, क्योंकि डायबिटी कैपिटल कहा जाता है इंडिया को, तो इस बात पे खास ध्यान रखना है कि अपने अनुशासित रहें और अपना व्यायाम करते रहें और अपने खाना और भोजन को ध्यान रखें। मतलब हेरिडिटरी जो हमारे जेनेटिक चीज़ें हैं, माता और पिता के जीन्स, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते ही करते हैं। तो ऐसा बच्चा जिसे इस तरह की हिस्ट्री है, उसे कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर अमित, ये जो ब्लड शुगर है, ये प्रबंधित कैसे किया जाए हमारे शरीर में? देखिए, डायबिटीज़, जैसे पहले बताया कि डायबिटीज़ की 3 कंडीशन है, या तो डायबिटीज़ नहीं है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। तो शुरुआती फेज में, शुरू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि इसको रोका कैसे जाए कि डायबिटीज़ हो रही है नहीं हो रही है, प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर एक बार शुगर हो रही है तो उसके बाद हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, शुगर लेवल अपना चेक कराना है, HbA1c चेक कराना है, और साथ में मेडिसिन पर कंट्रोल करके रखना है। प्रिवेंशन में जो अमूमन 3 चीज़ें आती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला तो डाइट, कि डाइट किस तरह से होनी चाहिए। जो हमारी डाइट है खासतौर से उसमें नमक का इस्तेमाल कम से कम रहे। अच्छा। इसके अलावा हरी सब्जियां और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नमक कैसे, चीनी रोका जाता है? नमक नहीं, नमक की वजह से भी किडनी पर, और अच्छा, नमक कम खाने से, बिल्कुल। इसके अलावा एक्सरसाइज, व्यायाम, एटलीस्ट हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। बाकी जो एडल्ट हैं, वयस्क लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हैं, उनका अपना जितना कैपेसिटी उस हिसाब से योगा या व्यायाम कर सकते हैं। ये तो रही प्रिवेंशन और रोकथाम की बातें। लेकिन अगर एक बार डायबिटीज़ किसी को हो गया है तो उसके लिए फिर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, या जिस तरह से भी डायबिटीज़ है, जितना भी कंट्रोल है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको स्टार्ट करना चाहिए। और अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम बताइए और अपनी समस्या रखिए। जी जी, बताइए शिव कुमार जी। शिव कुमार जी बताइए, क्या समस्या है? मेरी उम्र है 70 वर्ष। हाँ, मुझे 23 वर्ष से डायबिटीज है
अच्छा, तो मेरा 3 महीने का शुगर लेवल 9 के ऊपर रहता है। 9 के और ऊपर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किडनी फेल होती है तो क्या दोनों किडनी एक साथ फेल हो जाती है, और इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? जी 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 शिव कुमार जी, डॉक्टर अनुपमा शिव बताइए। कुमार जी, देखिए आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शुगर लेवल आपका कंट्रोल में नहीं है, आपका HbA1c 9 है, ये बहुत अधिक है। इसका अपना शुगर को नियंत्रण रखना चाहिए, व्यायाम से कर सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रखना है, जो आपके एंटी डायबिटिक ड्रग्स है उसको और ऑप्टिमाइज करना है और ठीक तरह से लेना है। एक बात समझने वाली है कि गुर्दे की बीमारी कभी एक गुर्दे को इफेक्ट नहीं करती। यदि एक गुर्दा इफेक्ट हो रहा है तो ये मान के चलिए गुर्दे की लक्षण दिखते नहीं हैं, क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही गुर्दा होता है, तो एक गुर्दा होने से गुर्दे की बीमारी नहीं होती है। गुर्दे में दोनों गुर्दों को असर होने पर तभी गुर्दे की बीमारी नजर आती है, होती है। और डायबिटीज जो है स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। अगर हम शुरू के लेवल पे अपना शुगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे, उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में हमें नजर आएगा। अभी आप आगे चल के अपना शुगर कंट्रोल भी कर ले, परंतु एक समय पे जब शुरू के टाइम पे शुगर कंट्रोल नहीं रही होगी, उसका इफेक्ट, जिसे लेगेसी इफेक्ट कहते हैं, उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ेगा। अफेक्ट पड़ सकता है। जी, तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो हिस्ट्री होती है वो डायबिटीज़ के रोग में महत्व रखती है। जब से ऑनसेट हुआ है, यानी जब से शुरू हुई है डायबिटीज़ की बीमारी, तब से लेके आज तक वो किडनी में अपना रिकॉर्ड रखती है। जी हाँ, अब हेल्थ टिप की तरफ आपको ले चलते हैं। जी हाँ, और हेल्थ टिप में डॉक्टर अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी किडनी को जो व्यक्ति स्वस्थ रखना चाहता है वो क्या करे, कैसे अपनी किडनी स्वस्थ रखे? देखिए, खासतौर से अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ और उससे संबंधित गुर्दा रोग के लिए, तो किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर वाकई में आपको डायबिटीज़ है, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है, तो शुगर को कंट्रोल करके रखना है जितना भी हो सके। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको दवाइयाँ रेगुलर लेनी है, दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ करना है, HbA1c लेवल को नॉर्मल लिमिट में रखना है और रेगुलर फॉलोअप करना है, शुगर की जाँच करके और साथ में HbA1c लेवल का जाँच करके। जी, इसके अलावा जो आपका डाइट है उसको चेंज करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। और ख़ास तौर से अगर आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बोला टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, अगर किसी कोई एडल्ट है, वयस्क है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ पता चल रहा है, तो उसी टाइम पर उसको अपने बाकी सिम्टम्स के लिए जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी है, उसके लिए आपको स्क्रीन करना है और टेस्ट करवाना है। अच्छा। किडनी से संबंधित जांचें जैसे क्रेटिनिन, यूरिया और यूरिन का जांच करें। अगर उसमें चीज़ें सारी नॉर्मल रह रही हैं तो उसके बाद भी दवाइयाँ कंटिन्यू रखें और 6 महीने 1 साल के अंतराल पर उन जांचों को रिपीट कराते रहें, जिससे कि किडनी से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके बारे में समय पर पता चल सके। कुछ लोग दवाइयों के बड़े आदी हो जाते हैं, कुछ भी हुआ, हल्का सिर दर्द हुआ या थोड़ा भी कुछ दिखा तो तुरंत दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। इतना फ्रीक्वेंटली दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन की, बिना किसी सलाह के, एक दवाई का डिब्बा होता है घर में सबके, तो वो दवाई का डिब्बा इतना मतलब लोग उसके आदी हो जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से के बजाय वो उस दवाई के डिब्बे पे ही आश्रित हो जाते हैं। कितना ख़तरनाक है ये किडनी के लिए? नहीं, वाकई में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ख़ास तौर से जैसे पेन किलर्स होते हैं या और दवाइयाँ हैं जो कि किडनी को असर करते हैं, जिनकी वजह से किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर उन दवाइयों का सेवन किया जाता है तो उससे किडनी पर असर पड़ता है। और ख़ास तौर से अगर किसी को डायबिटीज़ है या पहले से कुछ किडनी में चेंजेस हैं और वो जाने अनजाने में, जिनको पता नहीं है फिर भी इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उससे किडनी तेज़ी से ख़राब होने की संभावना रहती है। मतलब ये है कि वो दवाई का डिब्बा जो इमरजेंसी के लिए है, उसे अगर आप अपनी जीवन शैली में लगातार शामिल कर लेते हैं और डॉक्टर की सलाह लेने से परहेज करते हैं, तो वो आपकी किडनी को प्रभावित कर सकता है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए आप इन माध्यमों से हम तक पहुंच सकते हैं।
तो डॉक्टर अनुपमा और साथ में डॉक्टर अमित, आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने इतनी तफसील से इतनी सारी जानकारियां दी, हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों को जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा सेहत आपके कार्यक्रम, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।